हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर आपके लिए आज फिर से अपनी वही पुरानी श्रृंखला जो 1, 2, 3, 4, 5 से अभी तक हो चुकी है, आज इसका 6वां पार्ट है। ये है सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके लिए एक तरीके से अमृत का काम करेंगे, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका ये पहला अटेम्प्ट है। अभी तक आपने सारी थ्योरी पढ़ ली होगी और अब आपको पता चलेगा इन क्वेश्चंस को देखकर कि वो थ्योरी किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। डायरेक्ट आपको कोई भी थ्योरी नहीं मिलती है सीटेट के क्वेश्चन में, डायरेक्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन मिलता है कि एज अ टीचर आपने थ्योरी कैसे पढ़ी है और एज अ टीचर किस तरीके आप अपनी उस पढ़ी हुई थ्योरी का इस्तेमाल बच्चों पर करेंगे और अभी फिलहाल आप अपने क्वेश्चन पेपर में करेंगे। आइए देखते हैं समय को बिल्कुल भी खराब करे बगैर आज का पहला क्वेश्चन जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। आइए देखते हैं, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सबसे सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? तो ये क्या है? जब आप देखते हैं विकास की बात आती है तो विकास भ्रूणावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन इस बीच में भ्रूणावस्था के बाद से जब आपका बच्चा का जन्म होता है उसके बाद से लेकर के कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिंदगी में जहां पर बच्चे अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लेवल से चीजों को जानकारी उसकी इकट्ठा करते हैं। तो इसमें जो है क्या है, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होती है वो मध्य बाल अवस्था जो होती है बच्चों के भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है और सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था होती है, वो होती है मध्य बाल अवस्था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सारी अवस्थाएं जरूरी हैं और सारी अवस्थाएं हर बच्चे की जिंदगी में होकर गुजरती हैं, लेकिन कुछ खास टाइम पीरियड ऐसा होता है जब बच्चा बहुत सारी जानकारियों को बहुत तेजी के साथ ग्रहण करने लगता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? किसके द्वारा? क्योंकि अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, तो इनके हिसाब से जिनका नाम है लॉरेंस कोहलरबर्ग, इनके द्वारा क्या है, नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो नैतिक विकास की एक अवस्था क्या है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्या है ये? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्योंकि नैतिक विकास क्या होता है? नैतिकता का विकास कहां पर होता है? हमारे समाज में होता है। तो नैतिक विकास की एक अवस्था क्या है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जितने भी सेट हमने लगाए हैं प्रीवियस ईयर के 5 सेट लगाए हैं, 5 क्लासेस हैं, सब में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के क्वेश्चंस जरूर आए हैं। हर पेपर में जेंडर से संबंधित सवाल जरूर आपको देखने को मिले हैं, तो इस चीज को ध्यान दीजिए। और ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर लड़के की बात हो रही है, लड़कियों की बात नहीं हो रही है, तो ये जेंडर पक्षपात हो रहा है और किसी एक खास जेंडर की, चाहे वो लड़की की बात हो रही हो चाहे वो लड़के की बात हो रही है, इसमें पक्षपात किया जा रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जेंडर पक्षपात। ठीक है, जेंडर पक्षपात हो जाएगा क्योंकि सिर्फ वो किसकी बात कर रहा है? लड़कों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ठीक, अगर वो लड़कियों पे भी बराबर ध्यान देता तो ये जेंडर पक्षपात नहीं हो जाती, ये समानता में आ जाता कि दोनों में इक्वल बात कर रहा है। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? बताइए। जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए क्या करें? इसमें सबसे बढ़िया है कि आप जो है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करें। जब बच्चों को
आप बताएंगे इस बारे में किसी भी टॉपिक पे, मैं सिर्फ जेंडर पक्षपात या जेंडर रूढ़िवादिता की बात नहीं हो रही है, किसी भी टॉपिक पे जब आप बच्चों के साथ चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, तो उसके बारे में उनको आप डिटेल में समझा पाएंगे कि हाँ ये सही है और ये गलत है, तभी बच्चे उस चीज को जान पाएंगे। जब तक आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे किसी टॉपिक पे, बच्चों में उसका ज्ञान अभावित ही रहेगा। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए, क्या हुआ कि बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो आपके 4 अलग अलग वैज्ञानिक हैं, इसमें से कौन है? जॉन बी वॉटसन है, लेव वाइगोस्की हैं, जीन पियाजे हैं और लॉरेंस कोहलरबर्ग हैं। तो ये हैं आपके लेव वाइगोस्की। इन्होंने क्या किया है? बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है। अगला देखिए, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? स्वयं से कह रही है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। अब वो खुद में ही बात कर रही है कि कई टुकड़े पड़े होंगे और वो खुद में ही बात कर रही है कि नीले रंग का टुकड़ा कहाँ है? नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला। मतलब वहां पे और भी कलर पड़े हैं और उससे खुद से ही वार्ता कर रही है। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो इस तरह की जो भाषा है, जो इस तरीके का चिंतन है, उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। जब बच्चा स्वयं से ही बात कर रहा है कि ये नहीं वो नहीं ये, तो इसको वाइगोस्की ने क्या कहा है? मतलब सेल्फ टॉक कहा है। ठीक, अगला देखिए, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अब बताइए आप कि बच्चे को कोई सवाल दिया गया है या कोई समस्या समाधान करने के लिए कहा गया है, लेकिन वो अटक गया है, थोड़ा सा करके अटक गया है। अब उसको उसके बारे में संकेत देना है या आवश्यकता पड़ने पे थोड़ा सा सहयोग देना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पाड़ बांधना। ठीक है, या ढांचा। पाड़ क्या होता है? एक तरीके का सपोर्ट होता है। पाड़ क्या होता है? एक तरीके का सपोर्ट होता है। तो ये भी है, जब आप संकेत देंगे, उसको थोड़ा बहुत सहयोग करेंगे, तो ये भी क्या है? बच्चे को समस्या समाधान में सहायता देना है। अगला देखिए, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा, किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? किसको? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो ये है आपका संरक्षण और कक्षा समावेशन। क्या चीज है? संरक्षण तथा कक्षा समावेशन। बस इस क्वेश्चंस में, जो भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, उसमें मनोवैज्ञानिक की बात को बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस मनोवैज्ञानिक की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि सबके अपने अपने मत हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिक्षा शास्त्र में सबके अपने अपने मत हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ के जाइएगा कि किस वैज्ञानिक के क्या मत हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो पियाजे की संरचना है स्कीमा, मतलब मनोबंध। स्कीमा मतलब मनोबंध। ठीक, ये जीन पियाजे की संरचना में है। नेक्स्ट देखिए, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना या संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, या विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, या फिर रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। आकलन का क्या उद्देश्य होता है? अगर आप किसी का आकलन मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आपका आकलन का उद्देश्य होना चाहिए संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अगर आपने कोई चीज दी है, कोई प्रोजेक्ट दिया है
या कोई टॉपिक दिया है बच्चे को, अब आप जानना चाहते हैं कि इस बच्चे ने क्या क्या उसमें पढ़ा है, तो अब बच्चे के से जानकारी प्राप्त कीजिए कि हाँ पर्टिकुलर टॉपिक पे उसकी क्या मान्यता है, उसने क्या समझा है, उसकी क्या अवधारणा है, या उससे संबंधित उसकी कौन कौन सी भ्रांतियां हैं। इसी चीज को समझने के लिए आपका आकलन होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मान्यकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है, या फिर बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो सीधा सीधा कल के प्रीवियस पेपर में भी यही था कि बुद्धि क्या है? एक बहुआयामी घटक है। क्या है? बहुआयामी घटक है। तो जहां बुद्धि से संबंधित बात अगर बहुआयामी लिखा हुआ है तो वो उसका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि बुद्धि को सीमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बुद्धि को सीमित नहीं किया जा सकता है। ये जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतनी बढ़ेगी। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। एकाधिक का क्या मतलब होता है? मोर देन वन, मतलब एक से अधिक, मोर देन वन। तो ये किस तरीके का विचार है? तो ये है उसका क्रिएटिव इंटेलिजेंस का, मतलब सृजनात्मक विचारक। कैसी है वो? उसका जो है सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव बुद्धि है उसकी, वो एक से ज्यादा समाधानों पर विचार करती है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब सीधे आ गया कि शिक्षक का रोल क्या होना चाहिए, आप कैसे हैंडल करेंगे कि एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, लर्निंग प्रोसेस में अगर एक वंचित समूह है तो आप कैसे उसको, उसकी सहभागिता भी कम है पढ़ने लिखने में, तो आप एज अ टीचर उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना है, निगेटिव तो आपको कुछ कहना ही नहीं है। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इन विद्यार्थियों की अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या है आपके पास? आपके पास बचा है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और अगर बच्चों की सहभागिता कम हो रही है उसमें, तो इसका मतलब है कि एक बार अपने शिक्षण तरीकों पर भी विचार टीचर को कर लेना चाहिए। हमेशा बच्चे ही गलत नहीं होते हैं, कभी कभी टीचर के पढ़ाने का तरीका भी गलत हो सकता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ये बाकी ऊपर के 3 तरीके तो बिल्कुल भी नहीं करने कि तुम क्लास ही मत आओ और अपेक्षा ही ना करें आप बच्चे से कि वो अच्छा करेगा। इसलिए अपने शिक्षण पद्धति पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि क्या करना है आपको। सीधे तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी कभी भी बिल्कुल नहीं होगा। होगा क्या? आपका सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पहला है न्यून अवधान विकार या अपसारी चिंतन, पढ़ने में धार प्रवाहिता या धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, या एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो ये क्या हो जाएगा? कोई भी अक्षमता हो गई तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप धारा प्रवाह पढ़ने में बच्चा समर्थ नहीं है। अगला देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पे आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पर, या अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति,
या फिर अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, या मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। क्या हो जाएगा? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य हो जाएगा इसका सही आंसर। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है? यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। क्या है? अवबोधन की प्रक्रिया पर संरचनावादी ढांचे का सिद्धांत आधारित है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांतों में बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत से बल देना चाहिए, या प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ये कभी भी ये सब नहीं करना है। सीटेट के क्वेश्चंस में जब भी आप देखेंगे या शिक्षा पद्धति जो है हमारी, उसमें कभी भी आपको निगेटिव चीजें नहीं करनी है कि बच्चों को इग्नोर करिए, बच्चों को दंडित करिए या उन्हें अलग थलग कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो जहां भी आपको ये सब चीजें दिखें कि बच्चे के सिद्धांत को अनदेखा कर देना चाहिए, नहीं, बिल्कुल आपको उसको समझना चाहिए। जो भी उनके अनुभव हैं, जो भी उनके अनुभूत सिद्धांत हैं, उनको आप सुनिए, समझिए। बच्चों को दंडित करना चाहिए कभी नहीं। बार बार याद, रटंत विद्या पे तो बिल्कुल भी नहीं चलती है चीजें, ठीक है। जहां भी बार बार रटने की प्रवृत्ति वाला क्वेश्चन आपको सीटेट में दिखाई दे, तुरंत निगेटिव कीजिएगा, उसको तो देखना भी नहीं है। एक दंड, निगेटिव, अलग थलग, बच्चों को इग्नोरेंस, क्लास से अलग कर देना, ये सब चीजें आपको सीटेट में जब भी दिखाई दें क्वेश्चंस में, उसमें आप बिल्कुल भी आंसर मत कीजिएगा, ठीक है। मोस्ट पॉसिबल आंसर हमेशा पॉजिटिव ही है इसमें। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर, नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि बाल केंद्रित क्या है ये? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो सीधा सा बात है, बाल केंद्रित है तो बाल केंद्रित जो होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो होती है, वो क्या होती है? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देती है, या बच्चों की ही चीजों पर या बच्चों पर ही प्रमुखता देती है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक ये सब पे ध्यान नहीं देती है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? तो ये एक दूसरे में सन्निहित है। क्या है? सन्निहित है। संवेग और संज्ञान जो है वो एक दूसरे में सन्निहित है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या फिर अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो सीधा सीधा आपका जवाब क्या हो जाएगा? अधिगम सक्रिय विनियोजन द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम से ही आप सारी चीजें सीखते रहते हैं, अधिगम के द्वारा ही, अधिगम ही सीखना है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, या फिर यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये क्या हो जाएगा? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है।
फिर देखिए, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। अब बच्चा जो भी पढ़ रहा है, जो भी लिख रहा है, उससे संबंधित गतिविधियों में लगातार क्या करना है, पुरस्कार देना है तथा दंड देना है। और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। या फिर अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। देखिए, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि या जिज्ञासा कम होती है, क्योंकि बार बार लगातार आप दंड दे रहे हैं तो भी हतोत्साहित होगा, पुरस्कार दे रहे हैं तो भी उसको क्या होगा, उसका इंटरेस्ट, उसकी जिज्ञासा कम होती जाएगी। हर बात पे ना तो दंड ना तो पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जिज्ञासा बनी रहे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। कौन सी प्रथाएं जो है वो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। शारीरिक दंड या सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो ये दोनों जिसमें हो, किसमें है, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा और तीसरा किसमें है, यहाँ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। अगला देखें, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। बच्चों की जटिल अवधारणाएं जो हैं, जो उनके दिमाग में थोड़ा सा कठिनाई भरी अवधारणाएं हैं, उनको सरल रूप से या सहज रूप से कैसे टीचर सही कर सकता है। टीचर का काम ही यही होता है कि वो गलत चीज़ों को या मुश्किलों को या कठिनाइयों को दूर करके बच्चों के सामने एक सरल रूप से प्रस्तुत करे। तो एक व्याख्यान दे करके, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके या बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा या अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के, तो जहाँ भी परिचर्चा और अन्वेषण वाला काम होगा वहाँ बच्चा जो है वो क्या करेगा, जो उसकी जटिल अवधारणाएं हैं वो एक सहज रूप से उसके दिमाग में बैठ जाएंगी। जो उसने अभी चीज़ों को नहीं जाना है, जिसके बारे में उसकी सोच संकुचित है या संकीर्ण है, उसके बारे में जब परिचर्चा होगी, अन्वेषण होगा, तो वो उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा और सहज तरीके से टीचर इसी प्रकार प्रस्तुत कर सकता है उसके सामने। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान कर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्रोत्साहित कर सकती है कि एक प्रभावशाली समस्या समाधान करता बच्चा एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन के रूप में बन के आए। ऐसा क्या करे टीचर, मतलब ऐसे कौन से काम करे जिससे वो उसको एक प्रभावशाली समस्या समाधान करता बना सके। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, या फिर बच्चों को सहजनाभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो सीधे सीधे आपका यही आंसर होगा। ठीक है, कि बच्चों को सहजनाभूत अनुमान लगाने के लिए बच्चे उस पर्टिकुलर समस्या पे अपना अनुमान लगाएं और फिर क्या करें कि उसी पर विचार मंथन हो। क्लास में क्या हो, उसी टॉपिक पर विचार मंथन हो, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, किसी समस्या को अच्छे तरीके से समाधान कर पाएंगे। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, या मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, या फिर किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो इसमें आपका हो जाएगा सबसे अधिक जो होता है तीव्र विकास वो किसमें होता है, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास एवं वृद्धि तीव्र गति से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, क्वेश्चंस पे भी ध्यान दीजिएगा। सिद्धांत
नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त होता है, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, या फिर विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं। तो आपका जो ये सिद्धांत है ये गलत है। ठीक है, मतलब आंसर आपका यही सही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है कि विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत होता है ना, विकास परिवर्त होता है। और ये भी सही है कि विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो इसमें जो है आपका गलत वो है चौथा नंबर का, ऐसा कोई विकास का सिद्धांत नहीं है। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, ये क्या है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति, या फिर जन्मजात विशेषताएं, या पर्यावरणीय प्रभाव, या आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा कि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक प्रक्रिया जो है वो क्या होती है, वो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसका एक प्रमुख कारण है, उसका एक प्राइमरी रीजन है। ठीक है, प्राइमरी कॉज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। ठीक, कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण की एजेंसी का उदाहरण है, तो सीधी सी बात है विद्यालय एवं मीडिया। पहला जो आपका सामाजिकरण की एजेंसी है वो आपका परिवार होता है, आस पड़ोस होता है, उसके बाद आपका क्या आता है, विद्यालय, जहां से बच्चे के अंदर सामाजिकरण का विकास होता है। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर सीटेट में आ चुके हैं, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ाम सीटेट के लिए, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। और आपको हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो हमारी टीम को अप्रिशिएट करें, प्रमोट करें, हमारे चैनल को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवारों में सबको बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।